ईरान द्वारा इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को 25 दिन बीत चुके थे। वातावरण अब शांत सा हो चला था और सभी को लगने लगा था कि शायद अब कुछ नहीं होगा। परंतु मैं बार बार कह रहा था, इजराइल चुप नहीं बैठेगा। यानी इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का होना अब तय था। ठीक 26वें दिन इजराइल ने यूएस के साथ मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यह वही समय था जब भारत और चीन के बीच दोस्ती हो चुकी थी और भारत, चीन और रूस ने मिलकर ईरान को ब्रिक्स का एक पूर्ण सदस्य बना दिया था। भविष्य मालिका में सदियों पहले ये भविष्यवाणी की गई थी, तृतीय विश्व युद्ध में कौन किस पर हमला करेगा, किसी को समझ नहीं आएगा। आज यह सब सच होता दिख रहा है और इन सब के कारण भारत एक बेहद बड़े संकट में फंसने वाला है। पिछले कुछ महीनों से यूएस भारत के विरुद्ध कई तरह के षड्यंत्र रच रहा है, भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश कर रहा है। यूएस चाहता है कि भारत अपनी न्यूट्रल नीति छोड़कर उसके पक्ष में आ जाए और भारत में प्रो यूएस सरकार बने। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रूस ने भारत और चीन के बीच मित्रता स्थापित करने का एक बहुत ही चतुर योजना बनाई ताकि दुनिया की 3 सुपर पावर एक साथ मिलकर यूएस को चुनौती दे सके। पुतिन इस योजना में सफल हुए। भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ। दोनों देशों की सेनाएं सीमा से लौट गईं और वर्षों बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने आमने सामने बैठकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इन घटनाओं से कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठे होंगे, क्या भविष्य मालिका की चीन प्लस 13 इस्लामिक देशों वाली भविष्यवाणी झूठ थी? क्या अब भारत और चीन के बीच युद्ध नहीं होगा? और क्या मैं पिछले कुछ सालों से आपको सिर्फ कल्पनाएं सुना रहा था? इन सवालों के जवाब पाने से पहले हमें भूराजनीति को समझना होगा। जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं होता, न ही शत्रु। हर देश अपने स्वार्थ और लाभ के लिए कार्य करता है। आज यूएस के कारण पूरी दुनिया हिंसा, अशांति और विनाश के बादलों से ढकी हुई है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक तबाही का मंजर होगा। लेकिन यूएस एक सुपर पावर है और उसे चुनौती देने के लिए एक और सुपर पावर की जरूरत है। यही कारण है कि आज भारत, चीन और रूस ने एकजुट होकर यूएस का सामना करने का निर्णय लिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि ये तीनों मिलकर यूएस पर हमला करेंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ये तीनों मिलकर यूएस को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर देंगे कि वह भविष्य में युद्ध लड़ने लायक भी ना बचे। भारत और चीन की मित्रता एक छलावा है, एक चक्रव्यूह है जिसमें यूएस बुरी तरह फंस चुका है। और क्या पूरी दुनिया का एक ही सुप्रीम लीडर होगा? इस सवाल का जवाब और बहुत कुछ मैं आपको आज इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस रहस्यमयी जानकारी का हिस्सा बने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर इस बदलते संसार के गहरे सच सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 2024 में 13 दिनों के शांति के बाद तीसरे विश्व युद्ध का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। इस महायुद्ध में एक तरफ रूस, चीन और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के देश खड़े हैं तो दूसरी तरफ यूएस, इजराइल और नेटो। एक मोर्चे पर रूस यूक्रेन युद्ध जारी है जिसमें रूस को बढ़त मिल रही है। दूसरे मोर्चे पर इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध भड़का हुआ है जहां इजराइल हावी है। तीसरे मोर्चे पर यूएस, यूके और यमन के बीच भी जंग हो रही है जिसमें यमन को बढ़त हासिल हो रही है। इस प्रकार के वातावरण में दोनों पक्ष लगभग समान रूप से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अब हर पक्ष अपने विरोधियों पर बढ़त हासिल करने के लिए नए नए युद्ध मोर्चे खोलने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी में है। चीन ताइवान के विरुद्ध और इजराइल ईरान के खिलाफ तैयार है। और इस समय यदि भारत जैसा महाशक्तिशाली देश इनमें से किसी एक पक्ष से जुड़ जाए तो संपूर्ण भूराजनीति ही बदल सकती है।
इसीलिए चाहे रूस हो या चीन, यूएस हो या इजराइल, सभी भारत को अपने पक्ष में करने के हर संभव प्रयास में लगे हैं। रूस और चीन इस प्रयास में कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। 2024 के ब्रिक्स समिट में भारत और चीन की दोस्ती का औपचारिक ऐलान हो चुका है। लेकिन यह दोस्ती किसी और देश के खिलाफ मिलकर युद्ध करने के लिए नहीं है, न ही यह दोस्ती केवल एक दूसरे के खिलाफ युद्ध न करने के लिए है। यह दोस्ती एक साथ मिलकर यूएस और उसके सहयोगियों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए है। इस मित्रता की खबर प्रकाशित होते ही यूएस ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले ने भारत के शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया। विदेशी निवेशकों में डर का माहौल फैल गया, क्योंकि भारत ने ईरान में बड़ी रकम निवेश कर रखी है और ईरान का आधे से ज्यादा तेल भारत ही सस्ते दामों पर खरीदता है। भारत के लोगों को अब एक बड़े आर्थिक संकट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यही वो आर्थिक संकट है जिसके बारे में 600 साल पहले भविष्य मालिका के ग्रंथों में संत गुरु अच्युतानंद जी ने चेतावनी दी थी। भविष्य मालिका में कहा गया है कि 24 अंक में भीषण रक्तपात होगा, अनेकों मनुष्यों का अंत होगा। जितना भी कमा लो सब कुछ कम पड़ जाएगा। जब एक ही पक्ष में 2 ग्रहण लगेंगे तब विनाश का आरंभ होगा। और अब 2024 से 2025 के बीच ऐसा ही कुछ होने वाला है। यह वह भयंकर समय होगा जब पृथ्वी पर मौत का साया हर ओर मंडराएगा। अनेकों लोगों का अंत होगा, बड़े पैमाने पर मौतें होंगी। और फिर एक ऐसा वित्तीय संकट आएगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। इस सब का आरंभ उस समय हुआ जब पितृपक्ष के दौरान 17 सितंबर 2024 को चंद्र ग्रहण लगा और 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण लगा। इस भयानक संकेत के साथ भविष्यवाणी की शुरुआत हो चुकी है। विनाश के इस काल में मैं आपको अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, इनकम यानी कमाई। अभी से एक वैकल्पिक आय का साधन ढूंढें ताकि आप आर्थिक संकट में टिके रहें। दूसरी बात, विदेशों में रह रहे भारतीय अभी से सतर्क हो जाएं। तीसरी बात, देशद्रोही और दोगले नेताओं की बातों में आकर अनजाने में देश को नुकसान न पहुंचाए। चौथी बात, खुद को सत्य और न्याय के मार्ग पर लाने का प्रयास करें। पांचवी बात, सभी सनातनी और देशभक्त लोग आपसी भेदभाव भुलाकर एक हो जाए, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब सवाल उठता है, क्या होगा अगर पूरी दुनिया का एक ही सुप्रीम लीडर हो? अगर पूरी दुनिया में एक ही धर्म हो? अगर पूरी दुनिया में एक ही सुपर पावर कंट्री हो और वह भारत हो? कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और 2025 में भारत के विश्व गुरु बनने का पहला चरण शुरू होने वाला है। इतिहास साक्षी है कि भारत बिना युद्ध में विजय प्राप्त किए कभी विश्व गुरु नहीं बना। प्रभु श्री राम ने भी युद्ध के माध्यम से ही भारत को विश्व गुरु बनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों के साथ युद्ध करते हुए भारत को विश्व गुरु की गरिमा दिलाई थी। सम्राट अशोक ने भी युद्ध के बाद ही अखंड भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया था। इसीलिए भविष्यवाणी में कहा गया है कि महाभारत का एक भाग अब भी अधूरा है, जो इस कलयुग में मीन शनि के बाद पूरा होगा। शनि को 29.4 साल लगते हैं पूरे 12 राशियों का परिक्रमा करने में, और प्रत्येक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। पर सवाल यह है कि यह प्रक्रिया तो अनगिनत बार हो चुकी है, तो फिर इस मीन शनि का महत्व इतना क्यों है? वेद और शास्त्रों के अनुसार युग की आयु 432,000 वर्ष होती है, लेकिन अधर्म, पाप और अन्याय के कारण यह संख्या घटकर 5,000 हो गई है और वर्तमान में 5,124 वर्ष बीत चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि ऐसा है तो सतयुग तो शुरू हो जाना चाहिए था। समझिए कि हर युग के अंत में 200 वर्षों का युग संधि काल आता है, जिसमें पहले 100 साल संध्या काल और अगले 100 साल प्रातःकाल होते हैं।
वर्तमान में कलयुग के 5124 वर्ष बीत चुके हैं, यानी संधि काल के पहले 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम अब युग परिवर्तन के अंतिम सीढ़ी पर खड़े हैं। भविष्य मालिका में बताया गया है कि कलयुग के 5 महान संत पंत सखाव ने अपने 1 लाख से भी अधिक ताड़ के पत्तों पर लिखित ज्ञान में यह भविष्यवाणी की थी कि 24 अंक युग परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण अंक होगा। यह कोई साधारण अंक नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का भविष्य है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों की चाल से लेकर पृथ्वी का स्वरूप तक बदलने वाला है। यह 24 अंक कोई सामान्य संख्या नहीं, बल्कि कल्की धाम उड़ीसा के छतिया धाम का प्रतीक है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी और अगर इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ जोड़े तो यह कालखंड अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक फैला है। इसी 24 अंक में 13 दिनों का पक्ष बन चुका है। एक ही पक्ष में 2 ग्रहण लग चुके हैं। देव गुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं, युद्ध के कारक मंगल गोचर कर चुके हैं और आसमान का रंग रक्त की तरह लाल हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर पर खून के छींटे गिर चुके हैं, मंदिर पर मांसाहारी पक्षी बैठे हैं। अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर पुनः स्थापित हो चुका है और अब न्याय के देवता शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इतने संकेत, इतने योग और इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही समय पर पहले कभी नहीं घटीं। अगर यह सब अब घटित हो रहा है तो इसका अर्थ साफ है, 2025 में एक प्रलयंकारी बदलाव आने वाला है। भविष्य मालिका में इसे लेकर और भी कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जैसे कि 29 मार्च 2025 को युग का नया अध्याय शुरू होगा, सत्य कली का आरंभ। उस दिन भारत की सीमाओं पर युद्ध की शंखनाद गूंजेगी, अमेरिका का पतन होगा। परंतु इन सबके बीच आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी पर चर्चा कर रहे हैं जो भारत का भाग्य हमेशा के लिए बदल देगी। इस भविष्यवाणी में कहा गया है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, अखंड भारतवर्ष स्थापित होगा, पूरी दुनिया का एक ही सुप्रीम लीडर होगा, एक ही धर्म होगा और एक ही महाशक्ति राष्ट्र होगा, जिसका नाम होगा भारत। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि जब 24 अंक मीन राशि में शनि के प्रवेश का संकेत देगा, तब भारत के अंतिम संग्राम का समय आ जाएगा। यह वह काल होगा जब भारत विश्व गुरु बनेगा, पर साथ ही एक भीषण युद्ध का सामना करेगा। ऐसा कैसे संभव है कि भारत विश्व गुरु बने और फिर भी महायुद्ध में झोंक दिया जाए? इन विरोधाभासी तथ्यों को समझने के लिए हमें इतिहास की गहराइयों में जाना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने युद्ध के माध्यम से रावण को हराया और भारत को विश्व गुरु बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर कौरवों को पराजित कर भारत को विश्व गुरु की प्रतिष्ठा दिलाई। सम्राट अशोक ने भी युद्ध के बाद अखंड भारत की स्थापना की और विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित किया। इसीलिए भविष्य मालिका में कहा गया है कि केवल महाभारत ही नहीं, बल्कि त्रेता युग के राम रावण युद्ध और सतयुग के देवासुर संग्राम का एक भाग अभी भी शेष है। वह भाग इसी कलयुग में मीन शनि के बाद फिर से लड़ा जाएगा। यह सुनने में अजीब जरूर लगेगा, परंतु मेरे पास इसका प्रमाण है। सतयुग में महामाया ने महिषासुर का वध कर धर्म की विजय स्थापित की थी। देवताओं ने असुरों का नाश कर अधर्म का अंत किया था। त्रेता युग में राक्षसों के राजा रावण का नाश हुआ और फिर द्वापर में कौरवों का पतन हुआ। अब कलयुग के अंत में वही संग्राम का अंतिम भाग शेष है, जिसे एक बार फिर से धर्म की विजय के लिए लड़ा जाएगा। इस युद्ध का उद्देश्य केवल विजय नहीं, बल्कि एक नई चेतना का जागरण होगा। इस युद्ध से भारत एक बार फिर उस गौरव को प्राप्त करेगा जिसे हम विश्व गुरु की उपाधि के रूप में जानते हैं। परंतु इस युद्ध में अनेकों बलिदान होंगे। धन, जीवन और भावनाएं सब कुछ न्यौछावर किया जाएगा, परंतु अंततः भारत विजयी होगा। जब सत्य युग के बाद त्रेता युग की शुरुआत हुई, तब भी धर्म के मुकाबले अधर्म का प्रभाव अधिक था।
त्रेता युग में भगवान श्री राम ने महाशक्तिशाली रावण का वध करके धर्म की विजय की स्थापना की थी। इसे धर्म की अधर्म पर जीत कहा गया, परंतु जब त्रेता समाप्त हुआ और द्वापर युग का आरंभ हुआ, तब भी अधर्म का साम्राज्य बढ़ चुका था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर कौरवों और उनके विशाल मित्र साम्राज्य का विनाश कर दिया। इसे भी धर्म की अधर्म पर जीत माना गया। फिर भी जब द्वापर का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ, तो धर्म के मुकाबले अधर्म की शक्ति न केवल बढ़ी बल्कि अत्यधिक हो गई। 4 युगों के इस क्रम में आज तक पूर्ण रूप से धर्म का स्थापन नहीं हो पाया है। और यही कारण है कि सतयुग के देवासुर संग्राम, त्रेता के राम रावण युद्ध और द्वापर के महाभारत का अंतिम भाग अभी भी अधूरा है। इस महायुद्ध का अंतिम चरण, जो अधर्म के विरुद्ध धर्म की निर्णायक जीत होगी, नवंबर 2024 के बाद किसी भी समय प्रारंभ हो सकता है। यह युद्ध सनातन धर्म की उस शक्ति का उद्घाटन करेगा जिससे समस्त सृष्टि एकमात्र धर्म में एकत्रित होगी। इस महायुद्ध के बाद अखंड भारतवर्ष की स्थापना होगी और भारतवर्ष पुनः विश्वगुरु बनेगा। तो मित्रों, यह थी आज की इस विशेष वीडियो में हमारी रहस्यमयी जानकारी। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको न केवल दिलचस्प लगी होगी, बल्कि इसमें छिपी भविष्यवाणियों ने आपको विचार करने पर मजबूर भी किया होगा। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, तो कृपया हमारे चैनल नरसिंह पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस तरह की गहरी और अनमोल जानकारी हर घर तक पहुंचे और लोग हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।